वेलकम स्टूडेंट्स। इस भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के इस क्लास में आपका भव्य स्वागत है। हम लोग भारत के संवैधानिक विकास सीरीज़ के अंदर अपने क्लास को चला रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, और उस कड़ी में आज का जो क्लास है वो 1919 के अधिनियम को समर्पित है। यानी हम लोग आज के क्लास में 1919 के अधिनियम को पढ़ने जा रहे हैं। 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। इसके साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है और उस नाम को हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। क्या चीज़? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, इसी को बोल सकते हैं ना सर? हाँ, आता भी है एक भारत सचिव है चैम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। ये सर। प्रश्न ये उठता है कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में जितने भी अधिनियम बने उसमें दो ऐसा है जिसके साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ है। एक 1919 का अधिनियम है, 1909 का अधिनियम है, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार बोला के रूप में पढ़े थे, और दूसरा 1919 का अधिनियम है जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि आखिर क्यों इस अधिनियम के साथ नामकरण में किसी व्यक्ति का नाम क्यों जुड़ गया। तो उसका जवाब ये है कि इस अधिनियम को, इस एक्ट को बनाने में इस व्यक्ति की, इन दोनों व्यक्तियों की महती भूमिका थी। और जो अधिनियम बने वो ब्रिटिश संसद ने अपने सदन में प्रस्ताव ला करके सामूहिक विचार विमर्श करके और तब उस अधिनियम को बनाया था। इसलिए उसमें व्यक्ति विशेष का नाम नहीं जुड़ता है। लेकिन 1919 का अधिनियम जब बनने की बारी आई तो उसमें संसद से बाहर में ही दो व्यक्तियों ने उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली और सिर्फ उसे संसद के द्वारा मंजूरी दिलवाई गई। इसलिए वो जो अधिनियम बना ये दो व्यक्तियों का योगदान के वजह से बना। और वो दो व्यक्ति कौन थे? तो उस समय जो प्रथम व्यक्ति था वो भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू, और दूसरा व्यक्ति जो था वो भारत का वायसराय यानी चैम्सफोर्ड। तो भारतीय सचिव और भारतीय वायसराय यानी मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड ने अथक परिश्रम के बाद इस एक्ट को बनाया था। तो इसी कारण से 1919 के एक्ट को या 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो नामकरण के परिवेश में जो संशय था वो मैंने आपके समक्ष दूर किया। अब आगे बढ़ते हैं कि 1919 का अधिनियम बनने से पहले जो परिस्थिति थी अधिनियम के बनने के लिए उत्तरदायी, उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह उभर करके सामने आता है कि इस अधिनियम को बनाने में देश यानी भारत के अंदर और विदेश दोनों शक्तियां सम्मिलित रूप से काम कर रही थी। और ये पहला अवसर था कि आंतरिक और बाहरी दो शक्तियों के प्रभाव स्वरूप ब्रिटिश सत्ता जो है वो 1919 के अधिनियम को बनाने के लिए मजबूर हुई। और वो दो आंतरिक और बाहरी शक्तियां थी, वो कौन थी? अगर इस पर दृष्टि डाली जाए तो हम पाते हैं कि आंतरिक रूप से भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन काफ़ी तीव्र हो चुका था, और इतना तीव्र हो चुका था कि अब अंग्रेज उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था वो युद्ध लोकतंत्र के नाम पर चल रहा था। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय परिवेश में ये दबाव डाला जा रहा था कि यहाँ भी लोगों को अधिकार दिया जाए। क्योंकि
जन आकांक्षा के आधार पर युद्ध का निर्धारण हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे वो इस नाम पर लड़ रहे थे कि जो जर्मनी या धुरी राष्ट्र है वो लोकतांत्रिक विचारधाराओं के विपरीत वैश्विक स्तर पे काम कर रही है, और हम धुरी राष्ट्र को मित्र राष्ट्र इसलिए पराजित करना चाहते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक विश्वास और विचारधारा स्थापित हो जाए। ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल था, तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन भारत की आकांक्षाओं की उपेक्षा अब नहीं कर सकता था। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति। तो 1919 के अधिनियम के पूर्व देश में भी और विदेशों में भी भारत में सुधार करने के परिवेश में सरकमस्टांसेस बन चुका था। अब उस सरकमस्टांसेस बनने के बाद कुछ ऐसे कारक थे जिस कारकों ने 1919 के अधिनियम को बनाने के लिए ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया। तो हम लोगों को अब 1919 के अधिनियम के उन परिवेशों का अध्ययन करना है जिन परिवेशों के तहत 1919 का अधिनियम पारित होने में सफल हुआ। तो बारी बारी से देखते हैं कि वो परिवेश कौन कौन सा है। तो उसमें सबसे पहला परिवेश जो उत्पन्न किया बुनियादी रूप से वो ये था कि मार्ले मिंटो सुधार के प्रति भारतीयों में गहरा असंतोष था। गहरा असंतोष किस प्रकार से था कि मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से जो सुधार किए गए थे वो भारतीयों के आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं थे। भारतीयों की जितनी आकांक्षाएं थी कि हमें अब भारत के शासन में भागीदारी दिया जाए, पूर्ण भागीदारी दिया जाए, स्वशासन दिया जाए, स्वराज्य दिया जाए, जिसकी मांग 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसके माध्यम से उभर करके सामने आया था। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्पष्ट रूप से इस समय कहा गया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो स्वराज्य एक ऐसी विचारधारा थी जिस विचारधारा के तहत भारतीयों को अब शासन में भागीदारी चाहिए थी। अभी स्वतंत्रता की मांग भारत के लोग नहीं कर रहे थे, ब्रिटिश शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग कर रहे थे भारत के लोग। तो जिस रूप में 1909 के अधिनियम के तहत भारतीयों को भागीदारी दी गई उसको नाकाफी माना भारत के लोगों ने। इसलिए 1919 के अधिनियम के तहत जितने प्रावधान थे उसके प्रति भारतीयों में गहरा असंतोष था और इसीलिए अब चाह रहे थे कि उससे कुछ अच्छा प्रावधान वाला कानून आए जिसमें हमको अच्छा भागीदारी मिले, यानी अच्छा स्वराज्य मिले। तो इस प्रकार से 1909 के मार्ले मिंटो सुधार ने भी के असंतोष ने भी नए एक्ट बनाने के लिए मजबूर किया ब्रिटिश शासन को। दूसरा क्या है कि कांग्रेस लीग समझौता। ठीक है, आपको पता है कि ब्रिटिश शासन ने 19वीं शताब्दी से ही फूट डालो और राज करो की नीति का प्रतिपादन किया था और इसके लिए बाज़ाब्ते तौर पे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही अंग्रेज़ों के प्रयत्न शुरू हो गए थे। और वो शुरू क्या हो गया था कि एक धर्म को दूसरे धर्म वालों से लड़ाओ, एक जाति को दूसरी जाति वालों से लड़ाओ। और ये स्पष्ट रूप से उनके जो प्रशासनिक कृत्य थे उन प्रशासनिक कृत्यों में उजागर होता चला गया कि मुसलमानों को वो ज़्यादा प्रश्रय देने लगे, हिंदुओं को कम प्रश्रय देने लगे। और इसकी परिणति क्या हुई कि आगा खां के नेतृत्व में और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना उस समय का जो भारत का वायसराय था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो, उसके प्रयत्नों से मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। और उसने जितनी मांगे की मुस्लिम लीग ने, उन मांगों को ब्रिटिश शासन ने अक्षरशः स्वीकार कर लिया। और उसी की परिणति क्या थी, तो 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली का नींव डाला गया अंग्रेजों के द्वारा, जो
डिवाइड एंड रूल का एक साक्षात नमूना था। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुसलमान दो ऐसी शक्तियां थीं जो आपस में अगर नहीं मिलती तो फिर अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रवाद असफल रहता। लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस 1909 के बाद ऐसे बनने शुरू हुए कि जिसके कारण जो है वो मुस्लिम लीग ये समझने पर मजबूर हो गई कि हमारा वास्तविक दुश्मन कांग्रेस नहीं है बल्कि वास्तविक दुश्मन अंग्रेज हैं। और वो परिस्थितियां क्या थी ये हम बताना चाहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाएं घटी थी। जैसे 1911 ईस्वी में तुर्की और इटली के मध्य युद्ध हुआ था। तो तुर्की एक मुस्लिम देश था और इस्लाम की खिलाफत उसके पास थी, और इटली एक ईसाई देश था जो एक प्रकार से ईसाइयत का अलंबरदार था या उसको मानने वाला देश था। तो ऐसी परिस्थिति में जो दोनों के मध्य युद्ध चल रहा था इटली और तुर्की के बीच में, तो इसको ईसाई वर्सेस इस्लाम के रूप में देखा जाने लगा। 1914 ईस्वी में बाल्कन युद्ध काफ़ी विकराल हो गया। बाल्कन के जो देश थे उस देश में अधिकांश आबादी गैर मुसलमानों की थी, लेकिन शासन मुसलमानों का था। और उस पर किसका शासन था? तो तुर्की का शासन था। तो जो यूरोपीय राजनीति में जो देश थे जैसे ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था, इन लोगों ने राष्ट्रवाद के नाम पर जब बाल्कन के क्षेत्र में तुर्की के खिलाफ विद्रोह करवाया या विद्रोही लोगों का साथ दिया और वहाँ तुर्की की सत्ता डामाडोल होने लगी, तो इस घटना को भी, जो बाल्कन की घटना थी, जो तुर्की के सुल्तान के ख़िलाफ़ या तुर्की के खलीफा के ख़िलाफ़ बाल्कन के रहने वाले लोग अपनी स्वतंत्रता की मांग के लिए कर रहे थे, तो इसको भी ईसाई वर्सेस इस्लाम के संघर्ष के रूप में भारत के मुसलमानों ने देखा। और इसकी परिणति क्या हुई कि तीसरा घटना ये घटा कि मुस्लिम लीग ने अपने 1913 के इलाहाबाद अधिवेशन में अपने संविधान में संशोधन कर दिया। और संशोधन क्या किया कि पहले जो उसका संविधान था उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी या बायलॉज उसका था मुस्लिम लीग का, वो ये स्पष्ट रूप से था कि हम ब्रिटिश सत्ता का समर्थन करते हैं, और दूसरा था कि हम मुस्लिम हितों की सुरक्षा करेंगे। तो मुस्लिम लीग का जो ये दोनों थ्योरीज था वो भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ था और वो स्वराज की मांग का विरोधी था मुस्लिम लीग। लेकिन 1913 के अपने अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपने संविधान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन ये था कि उसने बाज़ाब्ते तौर पे अपना उद्देश्य घोषित कर दिया कि अब हमारा उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति होगी। तो ये जो उसके वैचारिक आयाम में परिवर्तन था, तो स्वराज की प्राप्ति का उद्देश्य कांग्रेस का भी था। अब मुस्लिम लीग ने भी स्वराज की प्राप्ति का उद्देश्य निर्धारित कर दिया। तो इसमें दोनों का उद्देश्य जब एक हुआ तो इसकी अगली परिणति क्या हुई कि 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक समझौता हो गया लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो राष्ट्रवाद था वो अपने चरमोत्कर्ष रूप में उभर करके सामने आया और अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है विफल हो गई। तो ऐसे में जो डिमांड किया गया स्वराज का, तो फिर उसको नकारना अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, और उसी की परिणति थी आपको 1919 का अधिनियम। क्लियर? तीसरा, सरकार की दमनकारी नीति। तीसरा परिवेश किसने उपस्थित किया 1919 के अधिनियम के लिए? तो सरकार की दमनकारी नीति। देखिए साहब, 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में
जो स्वदेशी आंदोलन चला, उससे भारत में कांग्रेस के अंतर्गत एक अलग दल बन गया जिसको हम लोग गरम दल बोलते हैं, जिसके नेता बालपाल लाल और अरविंद घोष थे। तो ये कांग्रेस की नीतियों से हट करके अब ब्रिटिश सत्ता का ये विरोधी हो गई थी कांग्रेस का ये ग्रुप। साथ ही साथ युवाओं का एक वर्ग ऐसा था जो अनुशीलन समिति के रूप में बंगाल में और अभिनव भारत के रूप में महाराष्ट्र में या मुंबई में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने लगा था। यानी बम और पिस्तौल की राजनीति शुरू हो गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी या कांग्रेस के अंदर जो गरम दल की गतिविधियां थी, इन सभी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिशों ने एक नीति अपनाई। और नीति क्या थी पता है? कि नरम दल वाले को अपनी तरफ मिलाना और क्रांतिकारियों और गरम दल वालों के खिलाफ जो है दमनकारी कानून बनाना। ठीक है, तो वो जो कानून बना वो जरा सुन लीजिए आप। समाचार पत्रेक्षण अधिनियम 1911 बना और जिसके माध्यम से समाचार पत्रों पर कड़े नियंत्रण लगाए गए। उसके बाद 1910 में बना वो समाचार पत्र अधिनियम। 1911 में विद्रोह सभा अधिनियम बना, यानी कोई भी आप सभा कीजिएगा तो उसको विद्रोही घोषित कर करके उस सभा को समाप्त किया जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। और भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 में बना। ये 3 ऐसे कानून थे जो काफ़ी दमनकारी थे और इनका उद्देश्य क्या था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां या गरम दल की गतिविधियां चल रही थी भारत में, उसको प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के दमनकारी कानून ने भी भारतीयों को काफ़ी उद्वेलित किया कि वो अपनी सहभागिता भारतीय शासन में सुनिश्चित करें। अगर अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर जो है उन पर इस प्रकार के दमनात्मक कानून बनता रहेगा। तो भारतीयों ने मांग करना शुरू किया कि हमको स्वराज का अधिकार दिया जाए। स्वराज का मतलब ब्रिटिश शासन में प्रभावी भागीदारी दिया जाए, ताकि मेरे खिलाफ जो है वो कानून ना बने, हम अपने लिए कानून खुद बनाएं। अगला जो परिवेश था वो था प्रथम विश्व युद्ध से राष्ट्रवादियों की आशाएं जाग उठी। अभी अभी हमने कहा आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस विचारधारा के तहत लड़ा जा रहा था? तो लोकतांत्रिक विचारधारा के तहत लड़ा जा रहा था। और ये कहा जा रहा था मित्र राष्ट्रों के द्वारा कि अगर हम ये युद्ध जीत जाएंगे तो जो प्रताड़ित जातियां हैं, जो दमित जातियां हैं, उसको आज़ाद कराएंगे और उनके बहुत सारे क्षेत्रों को जो है वो हम मित्र धुरी राष्ट्रों से आज़ाद करवाएंगे। तो ये एक्चुअली में किया जा रहा था जो तुर्की के जो साम्राज्य थे उसको छिन भिन करने के लिए। लेकिन भारतीयों की आशा इसलिए जाग गई कि तुर्की ने जिस प्रकार से बाल्कन क्षेत्र में वहाँ के गैर मुस्लिम जातियों पर शासन स्थापित करके अपने आप को स्थापित किया है, तो जो गलत मान रहा है मित्र राष्ट्र, तो उसी प्रकार से ब्रिटेन भी तो भारत में अवैध रूप से शासन कर रहा है। तो अगर लोकतांत्रिक विचारधारा को प्रश्रय मिलेगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उससे जो है भारत को भी लाभ होगा। यानी भारत में भी जो है ब्रिटिश शासन में शिथिलता आएगी और भारत के लोगों को स्वराज का अधिकार मिलेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भारत के जो राष्ट्रवादी थे वो एक अवसर के रूप में देख रहे थे, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे थे कि हमें कैसा अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है, तो स्वराज का अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। तो इस प्रकार से छात्रों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भी 1919 के अधिनियम को बनाने के लिए परिवेश को तैयार किया, सरकमस्टांसेस को बनाया। क्लियर? अब देखिए आगे, मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट बहुत पढ़ते होंगे आप। अब क्या हुआ कि मेसोपोटामिया मतलब क्या? इराक। आज का इराक मतलब ईरान और इराक का जो क्षेत्र है वो उस प्राचीन काल में मेसोपोटामिया बोला जाता था।
वहाँ ब्रिटेन हार गया, ब्रिटिश फौज जो है वो हार गई मेसोपोटामिया में। जब हारी तो ब्रिटेन ने उसकी जांच के लिए एक आयोग भेजा वहाँ। तुम खाली लिखते ही रहो कॉपी में, और क्या बोलते, बाद में नहीं लिख सकते हो। हम जब समझा रहे हैं तो उसको पूरा समझिए पहले, ठीक है। वीडियो बना हुआ है ये, मान लिया जाए आपको वही बात को सुनना होगा तो थोड़ा आगे बढ़ करके उसको सुन लीजिएगा, लेकिन आई कांटेक्ट हटा करके अगर आप शब्दों को सुन रहे हैं तो आधी बात जाएगी, आधी नहीं जाएगी। वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा यही ना है कि आपको कहीं कहीं पर हुआ कि क्या बोले थे हमको याद नहीं पड़ रहा है, तो क्या दिक्कत है, पूरा मत सुनिए, जहाँ पर की बात है वहाँ पर ऐसे करके स्क्रॉल करके ले जाइए और सुन लीजिए उसकी बात को, और आई कांटेक्ट कर करके आप पढ़िएगा तो पूरा पूरा बात आपके पास न जाएगा। इस बात को समझिए, मेहनत लग रहा है। तो हम बता क्या रहे थे आपको, मेसोपोटामिया रिपोर्ट। तो मेसोपोटामिया में एक आयोग भेजा, एक कमीशन भेजा कि किस बात का जांच किया जाए कि आखिर ब्रिटेन की हार क्यों हुई वहाँ। तो वो आदमी भी ब्रिटेन का था, तो जांच करके जो उसने रिपोर्ट दी, उस कमीशन ने, उस आयोग ने, उसमें कहा कि ब्रिटिश सत्ता एकदम निकम्मी है, भ्रष्ट है, अयोग्य है। इन 3 शब्दों का प्रयोग किया, निकम्मी है, भ्रष्ट है और अयोग्य है। तो वही ब्रिटिश सत्ता तो भारत में भी था साहब। तो मेसोपोटामिया रिपोर्ट का ये प्रभाव पड़ा भारत में कि भाई जब आप वहाँ निकम्मे हैं, वहाँ अयोग्य हैं, वहाँ भ्रष्ट हैं, तो फिर यहाँ योग्य कैसे हो जाइएगा, यहाँ ईमानदार कैसे हो जाइएगा, यहाँ कार्यकुशल कैसे हो जाइएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ भी निकम्मे हैं, यहाँ भी भ्रष्ट हैं, यहाँ भी अयोग्य हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा शासन चलाना ठीक नहीं है। तो हम लोगों को भागीदारी दी, हम देखेंगे आप ठीक से शासन चला रहे हैं कि नहीं। तो मेसोपोटामिया रिपोर्ट ने भी जो है उत्तरदायित्व निर्धारित करने का जो विचारधारा था उसको स्थापित किया। और ये जानते हैं, सब परिवेश जब उपस्थित हो गया तो उस समय का जो भारत सचिव था मॉन्टेग्यू, उसको मजबूर हो जाना पड़ा। क्या कि 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? इसको मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशंस कहा जाता है, मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है, जो 20 अगस्त 1917 को था। और वो ये घोषणा था कि युद्धोपरांत भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाया जाएगा। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट बिना भारतीयों के सहयोग के बन जाएगा? गवर्नमेंट तो पहले से था ही। तो अकाउंटेबिलिटी तय करने का मतलब ये था, उत्तरदायित्व तय करने का मतलब ये था कि अब भारत के लोगों को भारत के शासन में अधिक भागीदारी दी जाएगी। भागीदारी तो 1861 से ही देनी शुरू हो गई थी, लेकिन वो भागीदारी वैसी नहीं थी। अब ऐसी भागीदारी होगी कि अब ऐसा लगेगा कि भारत में जो शासन हो रहा है वो जनाकांक्षा के अनुरूप हो रहा है, पब्लिक जो चाह रही है उसके अनुरूप हो रहा है। तो इस प्रकार से अंततः युद्ध के दौरान ही ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि हम युद्धोपरांत जो है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। और जब युद्ध समाप्त हो गया नवंबर 1918 में, और जब 1919 का समय आया, तब ब्रिटिश शासन ने जो है भारतीयों को उत्तरदायित्व देने के लिए 1919 का अधिनियम पारित किया ब्रिटिश संसद में। इस अधिनियम को बनाने में भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चैम्सफोर्ड ने महती भूमिका निभाई थी। इसीलिए उसे हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार या 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये छात्रों हमने पूरा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार का परिवेश, सर्कमस्टांसेस बताया कि इन सर्कमस्टांसेस में परिवेश में ये अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित हो गया। क्लियर? अब देखिए कि प्रावधान हमको पढ़ाना है। तो प्रावधान पढ़ाना है तो ये जो अधिनियम था
ये दो चीज के लिए बहुत जाना जाता था। किस चीज के लिए? दो चीज के लिए। वो दो शब्द आप पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक उत्तरदायी शासन, ठीक है ना, और दूसरा द्वैध शासन। एक उत्तरदायी शासन और दूसरा द्वैध शासन। इसको थोड़ा एलोबरेट कर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छी से बातें समझ में आ जाए। तब प्रावधान पढ़िएगा ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये दो शब्द का मतलब समझते हैं आप? उत्तरदायी शासन केंद्र में स्थापित किया गया और द्वैध शासन प्रांतों में स्थापित किया गया। उत्तरदायी शासन केंद्र में और द्वैध शासन प्रांत में। इसका मतलब समझते हैं क्या है? सेंट्रली एक्सटेंडेड। कि अब भारत में स्पष्ट रूप से दो सरकार का अस्तित्व इस अधिनियम के द्वारा स्थापित हो गया। तो आप सवाल कीजिए कि सर पहले नहीं था? पहले ही प्रांतों की सरकारें हुआ कि बिना सरकारें कैसे चलेंगी? तो इसका जवाब ये होगा कि पहले जो प्रांतीय सरकारें थी वो पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन हुआ करती थी। जो गवर्नर था वो पूरी तरीके से वायसराय या गवर्नर जनरल के अधीन होता था। तो एक प्रकार का एकात्मक व्यवस्था था, वो यूनिटरी सिस्टम्स था। यहाँ पर बजाते तौर पे संघात्मकता की बुनियाद डाली जा रही है। हालांकि पूर्व संघात्मक नहीं थी, अभी भी वायसराय एब्सोल्यूट था, लेकिन क्रियात्मक रूप से यह हुआ कि प्रांतों को बजाते तौर पे अधिकार दे दिया गया। और कैसे? तो इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहले शासन के विषयों को बांटा गया था, राज सूची और संघ सूची। जो आप भारतीय संविधान में पढ़ते हैं ना कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो मूल रूप से 3 ही सूचियां हैं। जो इनमें नहीं शामिल हो उसको अवशिष्ट हम लोग कहते हैं। तो इसकी बुनियाद कहाँ पड़ रही है? 1919 के अधिनियम में। इसलिए टेक्निकली रूप से अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भारतीय शासन व्यवस्था में संघात्मकता की बुनियाद कब पड़ी, तो 1909 के अधिनियम में। ठीक है, अब यहाँ से हम बिंदुवार चीज़ें पढ़ाना शुरू करते हैं कि प्रोविजंस क्या क्या किया गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो उसमें शुरुआत करते हैं कि नंबर 1, विषयों का बंटवारा। ठीक है ना? तो इस एक्ट में जो प्रथम प्रोविजन किया गया वो ये कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य शासन के विषयों का बंटवारा किया गया है ना। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इसमें एक शब्द में कि संघात्मकता की नींव डाली गई। जैसे अगर केंद्र का देखा जाए, केंद्रीय विषय,
कभी कभी एग्जामिनेशन से पूछ देता है, इसलिए थोड़ा जान लीजिए। तो केंद्रीय विषय के अंतर्गत विदेशी मामले, रक्षा, यातायात, अल्पसंख्यकों की रक्षा आदि। ठीक है। प्रांतीय विषय का भी निर्धारण किया गया इसी एक्ट में, और जो स्थानीय महत्व के थे जैसे स्वास्थ्य, स्थानीय शासन यानी म्यूनिसिपैलिटी, ये सब पंचायत, ये सब का शासन, जैसे शिक्षा, जैसे कृषि आदि। ठीक है। तो जो प्रोविजंस किया गया वो सबसे बड़ी बात ये थी कि फेडरेशंस की नींव डाली गई संघात्मकता का संवैधानिक रूप से। आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो ब्रिटिश क्षेत्र भारत का था उसमें जितना विजित क्षेत्र अंग्रेजों का था उसको 9 भागों में बांटा था अंग्रेजों ने। यानी भारत में 9 ब्रिटिश प्रांत थे, नहीं 9, ठीक है। 35 के अधिनियम में 11 हो जाएंगे, ठीक है ना। वो जब प्रांतीय प्रशासन पढ़ाएंगे तो उसमें सब 9 का नाम लिखवा देंगे, घबराइए नहीं। तो उनके बीच स्पष्ट रूप से शक्ति बढ़ गई कि भाई केंद्रीय स्तर पर विदेश मामले, रक्षा, यातायात, अल्पसंख्यकों के मुद्दे या अन्य जो विषय उसमें शामिल हैं उस पर गवर्नर जनरल यानी वायसराय अपनी कार्यकारिणी के सहायता से शासन करेगा। ठीक है। और बाकी जो प्रांतीय विषय थे जैसे स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, शिक्षा, कृषि, ये सब उस पर वहां का गवर्नर जो वहां के द्वारा चुनी गई सरकार है, जो द्वैत शासन माना गया, अभी कुछ देर बाद द्वैत शासन पर हम लोग आएंगे, उसके माध्यम से शासन चलाएगा। तो इस प्रकार से अब शासन स्पष्ट रूप से 2 भागों में संवैधानिक रूप से बढ़ गया, प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन, क्योंकि दोनों के विषयों को इस एक्ट के माध्यम से बांट दिया गया। क्लियर। अब देखिए दूसरा जो प्रोविजंस हम लोग को पढ़ना है इस एक्ट के मुताबिक वो है गृह सरकार में परिवर्तन। क्या चीज? गृह सरकार में परिवर्तन। ठीक है। इसमें 2 परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण हैं। उसमें पहला है कि भारत राज सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से राजकोष से, और दूसरा प्रोविजन उच्चायुक्त की नियुक्ति।
क्योंकि बहुत सारे प्रोविज़न हैं, इसलिए बहुत शब्द हम नहीं लिखेंगे, जिसको एक्सप्लेन करना है उन्हीं को लिखते हुए चल रहे हैं। एक लंबा अधिनियम है, तो पूर्व की तरह छोटा छोटा नहीं है कि लिख देंगे सब कुछ। अब देखिए, इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो गृह सरकार आप समझिए कि होम गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है। अगर ये आप नहीं समझिएगा तो फिर पूरी बात ही समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर गृह सरकार का मतलब ये है कि आप याद कीजिए कि 1784 का जो अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट बना था, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये किया गया था कि एक नियंत्रक मंडल बना था 6 सदस्यीय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद पड़ रहा है? और उसके बाद 1793 में एक एक्ट बना, उसमें यह कहा गया कि इस नियंत्रक मंडल का वेतन भारत से दिया जाएगा। ये जो नियंत्रक मंडल था, यही आगे चल कर करके भारतीय परिवेश में वहाँ का गृह सरकार हो गया, होम मिनिस्ट्री। चूँकि होम मिनिस्ट्री के अधीन चला गया, और ये जो नियंत्रक मंडल था, ये के अपने सहायता के लिए एक काउंसिल बना ली, और उस काउंसिल में 12 सदस्यों को जो है नियुक्त कर दिया, जो भारत से संबंधित मुद्दों को जो है ब्रिटेन के इंडिया हाउस में, जो गृह सरकार का एक विभाग था, वहाँ बैठ के भारतीय कामों को देखता था। तो अब इंडिया हाउस जो भारत सचिव के अधीन काम करता था, बात समझिए यहाँ पर, पहले पूरी तरीके से इस शब्द को बैठा लीजिए दिमाग में, क्योंकि भारत सचिव आगे भी शब्द आ रहा है, तो आप कंफ्यूज ना कीजिएगा। वो भारत सचिव अलग था, ये भारत सचिव अलग है। ये इंडिया हाउस का हेड है, बात समझ में आ रही है? और उसका कहा गया कि सारा खर्च कौन उठाएगा? भारत का राजकोष। जबकि ऑफिस ये कहाँ है? ब्रिटेन में है। काम किसके लिए कर रहा है? ब्रिटेन के लिए कर रहा है। तो ये तो एक गलत मतलब पद्धति थी ना। तो इतने वर्षों की गलत पद्धति जो 1793 में शुरू की गई थी, उसको 1919 के एक्ट के मुताबिक ख़त्म कर दिया गया कि अब भारत सचिव का वेतन जो है वो राजकोष से, भारतीय राजकोष से नहीं मिलेगा, ब्रिटिश से मिलेगा। अब देखिए, इसमें हमने 1784 और 1793 शब्द घुसा दिया, तो आप जो 1858 का एक्ट बना, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सचिव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो क्या था? तो वो ये था कि अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था या बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये दोनों की शक्तियां भारत सचिव ले लिया। ये डिफरेंस हुआ। भारत सचिव का पद पहले ही से था, लेकिन अब स्पष्ट रूप से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रहा, पहले था। तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेशों का सिर्फ वो क्रियान्वयन करता था। अब 1858 के एक्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहा ही नहीं। तो अब भारत सचिव काफ़ी पावरफुल हो गया, शक्तिशाली हो गया। तो इसीलिए भारत सचिव शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं हम, तो विशेष रूप से 1858 के अधिनियम के बाद वाले भारत सचिव का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस पदावली का प्रयोग, इस पद का अस्तित्व पहले से था, अधिक शक्तिशाली हुआ 1858 के बाद। और सभी कालों में इसका वेतन भारत से मिलता था, जो एक गलत पद्धति थी। इस पद्धति को 1919 के अधिनियम के द्वारा ख़त्म किया गया कि अब इसका जो वेतन होगा वो ब्रिटेन से ही मिलेगा। और ऐसा इसलिए हुआ कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन ही अनुपयोगी हो गया था।
इसीलिए इसकी शक्ति को कम कर दी गई। तो जब शक्ति ही कम कर दी गई तो फिर वेतन क्यों मिलेगा? लेकिन ब्रिटेन और भारत के बीच संबंध को बनाए रखना काफी अनिवार्य था। कोई ऐसा पदधारी चाहिए था जो भारत के वायसराय और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर या शासन के बीच में संबंध को बनाए रखे। तो भारत सचिव को निशक्त करने के बाद एक नया पद सृजित किया गया, इंडियन हाई कमिश्नर, भारत का उच्चायुक्त। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मिश्रा जी कि भारत का उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ, या भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। और ये व्यक्ति की नियुक्ति ब्रिटेन नहीं करेगा, इस व्यक्ति की नियुक्ति भारत की सरकार करेगी। ये एक महान अंतर था। और इसका काम क्या था कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो दोनों शासन है उसके बीच समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशंस करना, तालमेल बनाना। और इसका वेतन देने का प्रोविजन भारतीय राजकोष से किया गया। तो इसका मतलब कि चुपके से तड़ी जमाई गई। हम एक का वेतन हटा दिया गया, फिर दूसरा पद सृजित करके उसका वेतन दो तुम, तो बात तो बराबरी हो गई। लेकिन हाँ, एक अंतर हुआ कि वो जो गृह सरकार था तो वो पूरे ब्रिटेन का होम मिनिस्ट्री था, तो पूरे ब्रिटेन के होम मिनिस्ट्री का खर्च भारतीय राजकोष से जाता था। अब सोच लीजिए कि कितना बड़ा गृह मंत्रालय होता है, उसके अंदर फौज भी होती है, पुलिस भी होता है। तो फौज और पुलिस का भी वेतन कौन दे रहा है? भारतीय राजकोष। तो ये एक बहुत बड़ी राहत थी, बहुत बड़ी कमी थी। और उच्चायुक्त एक ऑफिस था, उसका दिया जा सकता था। ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैंने गृह सरकार में परिवर्तन जो हुआ था वो मैंने आपको समझाया। अब देखिए तीसरा प्रोविजंस जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो ये कि केंद्रीय कार्यकारिणी में परिवर्तन। क्या चीज? केंद्रीय कार्यकारिणी में परिवर्तन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय कार्यकारिणी की जो सदस्य संख्या थी, जो सदस्य संख्या थी वो अभी तक पहुंच करके 8 हो गया था। कितना? 8। इसमें प्रोविजन किया गया कि भारतीयों की जो संख्या निर्धारित की गई वो 3 निर्धारित की गई। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि केंद्रीय कार्यकारिणी का मतलब क्या हुआ। हम समझते हैं, आप पहले से समझते आ रहे हैं कि ये तो 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही था कि गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, और गवर्नर जनरल कोई भी काम बिना अपने कार्यकारिणी के समर्थन के नहीं कर सकता है। बाद में चल कर के गवर्नर जनरल को अपने कार्यकारिणी के निर्णयों को उलटने का भी अधिकार दे दिया गया। तो ये सब परिवर्तन होते रहे। मूल बात ये कि उसकी कार्यकारिणी ही भारत का मंत्रिपरिषद था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था। अब बात समझ में आ गई ठेठ भाषा में? तो अभी तक जो 4 से संख्या शुरू हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट, जो पिट्स इंडिया एक्ट 84 में 3 हो गई, फिर पुनः जो है 1853 के भारतीय एक्ट के माध्यम से फिर 4 हुई, और ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते अभी 1919 का जब समय आया था तो कार्यकारिणी में कुल सदस्य संख्या 8 थी। इसमें प्रोविज़न ये किया गया 1919 के अधिनियम में
कि उसमें 3 अब भारतीय होंगे। पहले एक ही था, अब क्या हो गया कि 3 होंगे। इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो पहले सभी के सभी सदस्य अंग्रेज होते थे, उसमें से 3 लोग ऐसे होंगे जो भारतीय होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी राहत थी। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भारत के लोग शामिल हो गए, इसका मतलब उत्तरदायित्व दिया जा रहा है। लेकिन इतने खुश होने की बात नहीं है। ऊपरी तौर पर 3 लोगों को शामिल किया गया, लेकिन इन्हें सब गैर महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। वो अधिकार नहीं है जो चाहिए। होम मिनिस्ट्री नहीं दी गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दी गई। क्या दे दिया? स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया, जाओ जब से जाके इलाज करो। लेकिन चलिए, इतना तो हुआ कि उत्तरदायित्व मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भारत के लोग बैठने लगे। तो अधिकार इतना जल्दी मिलता भी नहीं है, धीरे धीरे मिलता है। तो उसी की कड़ी में, उसी प्रयास की एक कड़ी थी ये कि केंद्रीय कार्यकारिणी में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। क्लियर? अब देखिए, चौथा जो प्रोविजन हम लोग को पढ़ना है कि केंद्रीय विधानमंडल में परिवर्तन। ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां से आपको थोड़ा अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। केंद्रीय विधान मंडल में परिवर्तन, में परिवर्तन। तो चूंकि स्थानाभाव है, इसलिए हम मुख्य बात इसमें भी लिखेंगे। तो इसको 2 भागों में बांटा जा रहा है, केंद्रीय विधानमंडल को। कितने भागों में? 2 भागों में। बाकी समझाने वाला विषय है तो समझाएंगे। उसमें जो पहला भाग है उसका नाम किया गया राज्य परिषद। क्या? परिषद। काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और दूसरा का नामकरण किया गया केंद्रीय विधानसभा। क्या? केंद्रीय विधानसभा। विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है? इसकी सदस्य संख्या, ये जो राज्य परिषद था, इसकी सदस्य संख्या 60 निर्धारित की गई। कितना? 60। तो पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये जो सदस्य संख्या निर्धारित किया 60, ये 2 प्रकार का था। एक को बोलते थे मनोनीत और दूसरे को बोलते थे निर्वाचित। वेरी गुड, निर्वाचित। मनोनीत भी 2 भाग में बटा। और मनोनीत जो सदस्य संख्या थी वो थी 26। कितना? 26। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 26। और ये भी 2 भाग में बटे हुए थे। एक शासकीय, क्या चीज? शासकीय। हाँ, मनोनीत नहीं, हाँ, शासकीय जो मनोनीत होंगे, तो उसमें से 19 इनकी संख्या थी। कितना? 19। और उसके बाद दूसरा जो उसका वर्ग था वो था अशासकीय।
तो बाकी कितना बच गया? 7। क्लियर? अब आ जाइए निर्वाचित में। निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या 34 थी। कितना था? 34। अब इसका भी विभाजन किया गया था। 34 में क्या था? तो साधारण चुनाव क्षेत्र से 20, साधारण से 20, ठीक है। उसके बाद मुसलमानों के द्वारा सिर्फ मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से 10। कितना? 10। और उसके बाद यूरोपीय लोगों के लिए 3, यूरोपीय लोगों के लिए 3, और उसका देख और बच गया तो सिख के लिए 1 था। सिख के लिए 1। इस प्रकार से ये जो विभाजन हुआ तो इसका कार्यकाल जो था, मतलब ये जो 60 सदस्य थे, हम ऐसे लिखते हैं कार्यकाल 5 वर्ष था। कितना? 5 वर्ष। और इसकी विशेषता ये थी, बहुत बड़ी बात है ये, कि इन्हीं के लिए माननीय शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो अब सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एमएलए के लिए भी। लेकिन शुरुआत जो हुआ था माननीय शब्द इस्तेमाल करने का, वो राज्य परिषद के सदस्यों के लिए। क्लियर हो गया ना? यस सर। अब देखिए केंद्रीय विधानसभा में, तो इसकी सदस्य संख्या थी केंद्रीय विधानसभा की 145। कितना? 145। हाँ, इसको ऐसे कर देते तब ज़्यादा समझ में आएगा। सदस्य 145, ठीक है। अब देखिए ये जो 145 सदस्य थे, ये भी 2 भाग में बटे हुए थे, निर्वाचित और मनोनीत। मनोनीत और निर्वाचित। तो मनोनीत की जो संख्या थी वो 41 थी। कितना थी? 41। और जो निर्वाचित की संख्या थी वो 104 था। क्लियर? अब देखिए कि जो मनोनीत था 41, वो भी 2 भाग में बटा हुआ था, 26 और 15। तो 26 क्या हो गया? शासकीय। और गैर शासकीय क्या हो गया? 15। अब निर्वाचन का देखते हैं हम लोग, इसमें किस ढंग का विभाजन था। तो निर्वाचन में जो था, साधारण निर्वाचन क्षेत्र से जो थे वो 52 थे, मतलब जिसमें कोई भी लड़ सकता है। उसके बाद पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत 30 मुसलमानों को इसमें मिला था। मुसलमान का कितना? 30। और इस सदन में सिख का 2 हो गया। सिख का कितना? 2। और उसके बाद विशेष निर्वाचन क्षेत्र में 20 थे। तो विशेष में 20 में मतलब जो आएंगे भूमिपति वगैरह, यूरोपीय और व्यापारी लोग। और इसका कार्यकाल जो था, नहीं 3 साल, इसीलिए सब बाइफरकेट कर करके हम पढ़ा रहे हैं आपको।
ताकि हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, इसका कार्यकाल 30 वर्ष बोले तो 3 वर्ष। 3 वर्ष। अब देखिए केंद्रीय विधान मंडल में क्या परिवर्तन किया गया। देखिए लिखिएगा नहीं, सबसे गंदा बात है ये, लिखेगा कोई नहीं, पहले समझिए बात को। 2 का में है निर्वाचित में 104 होते हैं ना, 102 हो गया। 104 41 में हो गया ना, 26 15 नहीं हो गया। तब फिर आगे बढ़े, इसको समझाना शुरू करते हैं। पूरा समझिए, ध्यान दीजिए, लिखिएगा बाद में। सबसे पहली बात तो ये कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में जो परिवर्तन किया गया वो ये, जो बोर्ड पर जगह नहीं रहने की वजह से हमने नहीं लिखा, और उसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। और वो ये देखिए, घड़ी मत देखिए, हमने शुरू कर दिया कि क्लास लंबा चलेगा, तो समझिए बढ़िया से। अब ऐसा नहीं कि आधा करें, आधा अभी पढ़ा है, आधा कल पढ़ा है, तो उसमें सीक्वेंस टूट जाएगा। तो इसलिए पढ़िए, और फिर ऑब्जेक्टिव वाला भी क्लास चलेगा इसके बाद। आप चाहे 12 बजे चाहे जो बजे, वो उससे बहस नहीं है ना। तो मिजाज से पढ़िए, घबराइए नहीं। 1919 के अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान मंडल में परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये संस्थागत परिवर्तन किया गया, स्ट्रक्चरल चेंजिंग किया गया। विधानमंडल के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया गया। कितनी खूबसूरत और सुंदर बात। संस्थागत परिवर्तन किया गया। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि हमारे इस वाक्य का क्या अर्थ लगाया, तो आप बोलेगा नहीं जानते हैं सर। तो इसका जवाब यह है कि भाई मेरे केंद्रीय विधानमंडल का अस्तित्व तो पहले से था। कब से? 1853 के अधिनियम से। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको लेके जाते हैं तो बड़ा अच्छा से समझ में आएगा। 53 में कहा ना गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी ही अब विधान मंडल का भी काम देखेगी, और उसके लिए क्या हुआ, उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को नॉमिनेट किया गया। 53 में 6 लोगों को। अब 61 में क्या परिवर्तन कर दिया गया? 1861 में तो उसमें अशासकीय सदस्यों का संकल्पना लाया गया, भारतीयों का नहीं, जिसमें आधे अशासकीय सदस्य होंगे, यानी 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया गया। है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, लेकिन वो विधायी भूमिका भी निभा रहा था। ये प्रोसेस चलता रहा कंटिन्यूअस, 1892 के अधिनियम में भी, 1909 के अधिनियम में भी। दूसरे शब्दों में 1909 तक केंद्रीय कार्यकारिणी ही केंद्रीय विधायिका का या विधानमंडल की भूमिका निभा रहा था। 1919 के अधिनियम के तहत संस्थागत परिवर्तन यह किया गया कि केंद्रीय कार्यकारिणी को से केंद्रीय विधानमंडल को पृथक कर दिया गया। अब उसकी अध्यक्षता वायसराय नहीं करेगा। 1909 तक केंद्रीय विधानमंडल का अस्तित्व था, लेकिन उसकी अध्यक्षता वायसराय कर रहा था। अब केंद्रीय विधानमंडल का वायसराय के कार्यकारिणी से पृथक्करण हो गया, अलगाव हो गया, और एक अलग संस्था बन गई। और अब इसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा, अध्यक्ष करेगा, इसका डिप्टी स्पीकर करेगा, सभापति करेगा, उपसभापति करेगा। तो ये सब पद सृजित कहाँ कब हो रहे हैं? 1919 के अधिनियम में। तो ये तो पहला परिवर्तन हुआ। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि अब इसके लिए अलग बिल्डिंग बनी। पहले जो वायसराय का हाउस था, जहां वायसराय बैठता था, उसका कार्यालय था, जो अब राष्ट्रपति भवन कहलाता है, तो वही विधायिका की भूमिका निभा रहा था। अब अनिवार्य हो गया कि राष्ट्रपति भवन या वायसराय हाउस से हट करके एक अलग संसद भवन बनाया जाए, विधानमंडल भवन बनाया जाए। तो वही संसद बनना शुरू हुआ 1921 से, और 1927 में जाकर करके कंप्लीट हुआ। इरविन ने उसका उद्घाटन किया।
ये दूसरा परिवर्तन था। तीसरा परिवर्तन भी हुआ साहब, और तीसरा परिवर्तन क्या हुआ, देखो ना फिर लिखने लगे। तीसरा परिवर्तन भी हुआ, और वो क्या कि अभी तक एक सदनीय था, अब द्विसदनीय हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो कहा था कि उत्तरदायी शासन, तो उत्तरदायी शासन आप पढ़ रहे हैं अभी तक, चौथा प्रोविजन तक अकाउंटेबिलिटी दी जा रही है ना, इतना तक बात हुई। अब देखिए इस संरचना को हम लोग समझते हैं कि आखिर द्विसदनीय किया गया तो इसकी संरचना कैसे बनाई गई। तो उसमें दो सदन बनाए गए, एक राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। आप ये बताइए कि वर्तमान समय में किन नामों से जाना जाता है, अभी भी इसका अस्तित्व है। तो राज्य परिषद वर्तमान समय में क्या कहलाती है, बोलिए दिवाकर जी, राज्यसभा। और केंद्रीय विधानसभा वर्तमान समय में क्या कहलाती है, लोकसभा। तो इसका मतलब अगर आपको ऐसे सवाल पूछते कि राज्यसभा और लोकसभा का अस्तित्व किस अधिनियम में पड़ा था, तो आप भारत का संविधान बोलिएगा, क्या बोलिएगा। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पहला क्लास देखिए हमने कहा था कि भारतीय संविधान विकास का प्रतिफल है। तो विकास से ना हो रहा है, पार्लियामेंट थोड़ी है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अस्तित्व में आई। पार्लियामेंट तो आपका 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही अस्तित्व में आ चुका था। क्लियर। अब देखिए सदस्य संख्या की जहां तक बात है, तो राज्य परिषद में 60 सदस्य रखे गए और केंद्रीय विधानमंडल में 145। ये सब ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस आता है। राज्य परिषद में 60, केंद्रीय विधानसभा में 145। इसका विभाजन क्या हुआ कि 60 में 26 मनोनीत और 34 जो है वो निर्वाचित। मनोनीत का मतलब क्या होगा कि गवर्नर जनरल मनोनीत कर देगा, नहीं किसी को नहीं। उसमें था कि दो कैटेगरीज मनोनीत का बनाया गया, एक शासकीय और एक अशासकीय। शासकीय का मतलब हो गया कि 19 लोग और अशासकीय में 7। तो शासकीय का मतलब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो आमतौर पे अंग्रेज थे। और अशासकीय का मतलब कि जो गवर्नमेंट नहीं है, बाहर के लोग हैं गवर्नमेंट से। तो इसमें आमतौर पे जो है भारतीयों को आप मान के चलिए, यानी मनोनयन जो करेगा वायसराय या गवर्नर जनरल, उसमें 26 में 19 ऑफिसर्स का मनोनयन करेगा और 7 जो है भारतीयों का मनोनयन करेगा। और जहां तक निर्वाचन की बात है, तो 34 में से 20 साधारण लोगों से, यानी इसमें कोई रिजर्वेशन, चूंकि पृथक निर्वाचन प्रणाली एक्सेप्ट हो गया था 1909 के अधिनियम में, तो उसी के तहत ये प्रोविजंस किया जा रहा है, जिसको लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया था। तो उसके तहत साधारण मतलब सभी लोग इसमें चुनाव लड़ सकता है। और 10 सीट मुसलमानों के लिए, 3 यूरोपीय के लिए और 1 सिख के लिए। तो ये पृथक निर्वाचन हो गया आपका इतना, यानी 10 3 13 और 1 14 लोग पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि कैंडिडेट भी उसी वर्ग का होगा और वोटर भी उसी वर्ग का होगा। क्लियर। इसकी विशेषता ये थी कि 5 वर्ष के लिए था, 5 वर्ष के लिए था लेकिन अस्थाई था। ये कैसे, तो प्रति 1 वर्ष पर इसके कुछ सदस्य जो है वो हटते थे और नए सदस्य बनते थे। लेकिन जो नया सदस्य बनता था वो हमेशा 5 साल पूरा करके जाता था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अभी एमएलए एमपी जितने हैं सब के लिए माननीय शब्द का इस प्रयोग किया जाता है। तो ये जो न्यू डाली गई 1919 के अधिनियम के जरिए माननीय शब्द, ये सिर्फ राज्य परिषद यानी राज्यसभा के सदस्यों के लिए बनाया गया था कि इनके माननीय कहा जाएगा। क्लियर। अब आ जाइए केंद्रीय विधानसभा। तो 145 सदस्य संख्या निर्धारित की गई। इसे भी 2 वर्गों में बांटा गया, मनोनीत और निर्वाचित। मनोनीत में 41 में 26 शासकीय और 15 गैर शासकीय। निर्वाचित में 104 में 52 साधारण, 30 मुसलमानों के लिए, 2 सिखों के लिए
और विशेष वर्ग में जमींदार आते थे, यूरोपीय आते थे और व्यापारी। तो इन तीनों के मध्य में 20 सीट दे दिया गया। कार्यकाल निर्धारित किया गया 3 वर्ष। क्लियर? तो इस तरीके से उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का पालन व्यवस्थापिका के अंतर्गत किया गया। अब देखिए साहब, इसमें है मताधिकार। चूंकि आपको पता होना चाहिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुआ था इससे, अभी तक अप्रत्यक्ष था। इसकी विशेषता क्या थी कि सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि डायरेक्ट इलेक्शंस का शुरुआत हुआ पहली बार। तो आपको डायरेक्ट इलेक्शन हुआ तो फिर मतदाता भी होगा, तो मतदाता की भी योग्यता होगी। बोलते हैं क्यों नहीं? यस सर। तो मतदाता कौन होंगे? क्या यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को अपनाया गया, सर्वात्रिक मताधिकार को अपनाया गया? तो इसका जवाब होगा नहीं, सीमित मताधिकार को अपनाया गया। तो सीमित मताधिकार का मतलब ये हो गया कि अब मतदाताओं की योग्यता निर्धारित होगी। ठीक है, तो हम एक हेडिंग बनाते हैं 5वां, मतदाताओं की योग्यता। मतदाताओं की योग्यता। ठीक है, अब देखिए साहब, यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि द्विसदनीय था, है ना। तो ये मत मान लीजिए कि सभी सदन के लिए मतदाता एक ही होंगे। इस एक्ट के मुताबिक राज्य परिषद और विधान मंडल के लिए अलग अलग। तो अब देखिए कि राज्य परिषद के लिए मतदाता की योग्यता अलग थी और केंद्रीय विधान, फिर लिख रहे हो, केंद्रीय विधानमंडल के लिए मतदाता की योग्यता अलग थी। तो राज्य के लिए, राज्य परिषद के लिए कौन मतदाता बन सकता था? या तो उसकी आय 10,000 रुपया वार्षिक हो। उस समय 10,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट था। 10 लाख। समझ गए आप? कितना उतना हमारे पास आइडिया नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि 10,000 रुपया बहुत बड़ी राशि थी। या फिर वो 750 रुपया भूमि कर देता हो, दोनों में से कोई एक शर्त पूरा करता हो। तो ऐसा लोग मतदाता बन सकता था किसका? राज्य परिषद के लिए। तो जब बनाया गया तो कुल आबादी उस समय 24 करोड़ की थी। कितना? 24 करोड़। इसमें मात्र 17,000 व्यक्ति ही ऐसे थे जो या तो उनकी आय 10,000 रुपया वार्षिक थी या फिर 750 रुपया भूमि कर देते थे। ये सरकारी डाटा है साहब। और केंद्रीय विधानसभा में जो योग्यता मतदाताओं की थी वो थोड़ा डिक्रीज किया गया कि नहीं भाई, 2,000 रुपया जिसका वार्षिक आय हो वो भी मतदाता बन सकता है, या 15 रुपया वार्षिक कर देता हो नगर पालिका को वो बन सकता है, या भाड़े के मकान में रहता हो वो तो 15 रुपया का भाड़ा देता हो। तो थोड़ा लिबरल किया गया केंद्रीय विधानसभा में मतदाताओं के लिए। तो क्या हुआ कि 9,09,874 मतदाता बने। अब जो अगला 5वां कड़ी आपको पढ़ना है वो चीज है कि साहब छठा जो पढ़ना है वो प्रांतीय विधानसभा। ठीक है ना। तो प्रांतीय विधानसभा का जहां तक प्रश्न है तो सबसे पहले ये देखिए कि प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो प्रांतों की संख्या थी 9। कितना? 9। और इन 9 संख्या में द्वैध शासन अपनाया गया। क्या अपनाया गया? द्वैध शासन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरकी। ठीक है। इस डायरकी कैसे? तो डायरकी ऐसे कि शासन के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। शासन के विषय को 2 भागों में बांटा गया। एक विषय जो कहलाया वो आरक्षित विषय,
आरक्षित यानी रिजर्व्ड। और दूसरा कहलाया हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पुलिस, वित्त, ये सबको रिजर्व कर दिया गया, लेकिन कृषि, शिक्षा, ये सबको जो है वो हस्तांतरित कर दिया गया। तो रिजर्व विषयों पर शासन करने का अधिकार वहां के गवर्नर को दे दिया गया। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी। बात समझ में आ रही है? और हस्तांतरित विषय का अधिकार दे दिया गया नहीं, वहां भी तो विधानसभा होगी, जैसे सेंटर में थी। तो वहां के विधानसभा जब इलेक्शन हो जाएगा तो उसका जो चुना हुआ एमएलए था उसमें से मंत्री बनाया जाएगा, जैसे अभी होता है। तो उसको ये विभाग दे दिया जाएगा और इस विभाग ट्रांसफरेबल विभाग पे वो कानून बनाएगा और वो शासन करेगा, उसका एग्जीक्यूटिव काम करेगा। तो इस प्रकार से प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये शासन इतना खराब साबित हुआ, द्वैध शासन, कि बाद में चल के 1935 के अधिनियम में इस व्यवस्था को समाप्त किया गया और इसके स्थान पे प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। तो ये था छात्रों 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। हम समझते हैं कि आप समझने में सफल हुए। अगले क्लास में अंतिम जो एक्ट है 1935 का, उसे लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।